Good morning, class 9. As you all know, we read history's lesson Nazism and the rise of Hitler, and today we are reading part 3 of it is the Nazi world view, and to be continued with the establishment of the racial state. Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the power में आते ही नाजिज्म ने पूरे जर्मनी के रेशियल कम्युनिटी की स्थापना के लिए या प्योर जर्मनी के रेशियल कम्युनिटी की स्थापना के लिए इस ड्रीम को लागू करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जर्मनी में मौजूद उन सभी समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वो अनडिजायरेबल मानते थे। अनडिजायरेबल का मीनिंग होता है बिना किसी इच्छा के, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि वही रेशियल जीत सकती है, वही रेशियल सर्वाइव कर सकती है जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और जो वीक रेशियल होगी वो पेरिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नाउ टू बी कंटिन्यू विद इट एक्सपेंडेड एम्पायर, नाजीज वांटेड ओनली सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। नाजी चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी जो प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की तरह ही हो। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजायरेबल, उनको अकेले को ही डिजायरेबल कंसिडर किया गया। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ prospering and multiplying against all other who were classed as undesirable। केवल वे ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अनडिजायरेबल थे। इसका मीनिंग ये था कि ऐसे लोगों को जर्मनी में रहने का कोई हक नहीं है जिनके नाजी अशुद्ध है और एब्डोनमन है, अशुद्ध, इम्प्योर। Under the Euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। नाजी ऑफिसर्स के साथ साथ हेलमुट के फादर ने भी कितने सारे ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा जिन्हें वो मेंटली और फिजिकली अनफिट समझते थे। हमने हेलमुट की स्टोरी पढ़ी है कि उसके फादर जो थे वो इतने ज़्यादा जो है हार्श हो गए, इतने ज़्यादा हरेसमेंट में हो गए कि उन्होंने खुद को ही अपने ऑफिस में शूट कर लिया था। तो उनकी हेलमुट के फादर और दूसरे नाजी ऑफिसर ने मिलकर कितने जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्हें वो खुद फिजिकली और मेंटली अनफिट समझ रहे थे। बट इट इज़ नॉट राइट। Jews were not the only community classified as undesirable। Jews ना केवल उनको ही कम्युनिटी क्लासिफाइड नहीं करी थी अनडिजायरेबल के रूप में, देयर वर अदर्स, उसमें से और भी थे। Many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race। इसमें से कई ऐसे जिप्सीज और ब्लैक्स जो जर्मनी के अंदर रह रहे थे उनको भी रेशियल इन्फीरियर कहा गया, मतलब वो भी जो है रहने के लायक नहीं है। उनको जर्मन की नागरिकता से भी वंचित कर दिया गया था और आर्यन को सुपीरियर रेस में आगे बोला गया कि आर्यन जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। दे वर वाइडली परस्यूटेड, उनको मार दिया गया था। Even Russians and Poles were considered subhuman and hence undeserving of any humanity। Russians और Poles उनको कंसिडर किया गया था कि वो तो मनुष्य से भी बदतर है और किसी भी ह्यूमैनिटी के वो लायक ही नहीं है। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor। जब जर्मनी ने पोलैंड और उसके रशिया के पार्ट्स को जीता तो सिविलियंस को जबरदस्ती एक स्लेव लेबर की तरह काम करवाया गया था। उसमें से कई बेचारे मर गए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दिया गया था और भूख से भी तड़प तड़प के मर गए थे। आप देख सकते हैं इसमें कितना हैरेसमेंट हो गया था। Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany। ज्यूज नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल ज्यूज यानी यहूदियों का ही था। अब आप यहाँ पर सोच रहे थे कि यहूदियों से या ज्यूज से इतनी दुश्मनी क्यों है, तो ज्यूज के प्रति नाजिस की दुश्मनी का एक बेस था, वो था ज्यूज के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद नफरत। ईसाइयों का क्लेम ये था कि ईसा मसीह को ज्यूज ने ही मारा था और ईसाइयों की वजह से ही यहूदी हैबिचुअल किलर्स थे। ज्यूज जो थे उनकी अपनी लैंड लेने से उनको मना कर दिया गया था मेडिवल टाइम्स में, और वो सरवाइव कर रहे थे बेचारे या तो ट्रेड करके या उधार लेन देन से। ये सारे ज्यूज जहाँ पर रहते थे उस मार्केट को गेटोज कहा जाता था और अक्सर जो है उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था, उनके साथ वायलेंस की जाती थी और लैंड से भी बाहर निकाल देते थे। हाउएवर हिटलर्स हेटेड ऑफ ज्यूज वर बेस्ड ऑन पेस्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। हिटलर की ज्यूज के प्रति जो नफरत थी वो एक पेस्यूडाइज साइंटिफिक थ्योरी पर थी रेस को लेके, मतलब दैट मीन्स जो है उनको इन्फीरियर समझ रहे थे। विच हैज दैट conversion was no solution to the Jews problem, it could be solved only through their total elimination।
इस नफरत में यहूदी प्रॉब्लम का हल धर्म परिवर्तन से नहीं निकल सकता था। अगर हम लोग एक तरफ ये सोचे कि भाई वो अपना जो है धर्म परिवर्तन करते तो शायद जो है वो लोग सरवाइव कर पाते, लेकिन ऐसा भी तो नहीं था कि इस नफरत में यहूदी प्रॉब्लम का हल धर्म परिवर्तन से ही नहीं निकल सकता था, बल्कि इसका एक ही सॉल्यूशन था और वो ये था कि उन्हें पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया जाए। फ्रॉम 1933 to 1938 the Nazis terrorized, pupperized and segregated the Jews। 1933 से 1938 तक नाजिस जो थे उनको टेररिस्ट बोला गया था, आतंकवादी, और गरीब हो गए थे वो, उनकी आजीविका के सारे साधन उनसे छीन लिए गए थे ज्यूज से, और उनको उनकी कंट्री से अलग कर दिया गया था। जब नेक्स्ट फेज आया था 1939 से 1945 तक, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि सर्टन एरिया के अंदर और इवेंचुअली उनको मारना गैस चैम्बर के अंदर, जहां पर पोलैंड के अंदर उनको गैस चैम्बर्स के अंदर उनको मार दिया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा रेशियल यूटोपिया। अब रेशियल यूटोपिया क्या है? अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजीज प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स। जब अंडर द शेड ऑफ वॉर नाजीज ने अपने कातिलाना रेशियल आइडल को या आदर्श विश्व निर्माण में वो लग गए थे। जीनोडाइज एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, मतलब लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया, वॉर किया गया, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए, सेम कॉइन की तरह ही हो गए, सेम कॉइन के जैसे दो साइड होते हैं वैसे ही हो गए। एक तरफ तो उनको मारा जा रहा था, एक तरफ वॉर किया जा रहा था, तो लोगों की हालत जो थी वो बद से बदतर हो गई थी। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, जिस पोलैंड को उन्होंने जीता था वो तहस नहस हो गया था। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज अनेक्स टू जर्मनी, इसमें से ज्यादातर जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था वो जर्मनी ने हड़प लिया था। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय ऑथेंटिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। पोल्स को फोर्स किया गया, पोल्स दैट मीन्स पोलैंड में रहने वाले लोगों को फोर्स किया गया कि वो अपने घर छोड़ दे, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे, और इसी के साथ वो उन्होंने जर्मन्स को जीत लिया था, जिन्हें वो लेकर आए थे जीते हुए यूरोप से। पोल्स, पोलैंड के अंदर रहने वाले लोग मवेशियों की तरह, जिस तरह से मवेशिया कैटल को लेके जाते हैं अदर पार्ट में, वैसी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लेके आई थी, और ये जो डेस्टिनेशन था वो सभी अनडिजायरेबल था एम्पायर के लिए। मेंबर्स जो थे पॉलिश इंटेलिजेंसिया के, उनको भी मार दिया गया था, और पूरे जो पीपल थे, जो इंटेलेक्चुअल भी थे, जो मतलब इंटेलिजेंट थे और जो आध्यात्मिक स्तर पर थे, उनको भी जो है बहुत ज्यादा संख्या में उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। पोलैंड के बच्चे, अब ये आप देखो बहुत बड़ी ट्रेजेडी और अमानवीयता वाली एक चीज है जो उन्होंने उस वक्त की थी, वो थी कि जो पोलैंड के बच्चे थे उनको वो आर्यंस की तरह जो दिखते थे उनको वो अपनी माँ से छीन लेते थे, और रेशर जो एक्सपर्ट होते थे उनसे उनका एग्जामिन करवाते। अगर वो उसमें पास हो जाते रेस टेस्ट में तो वो जर्मन फैमिलीज के अंदर रह सकते थे, और अगर वो नहीं होते तो उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता, जहां पर वो बेचारे बच्चे भूख के मारे मर जाते थे। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews। इसी के साथ में जो लार्जेस्ट गेटोज और गैस चैम्बर्स थे, वहां पर जनरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो फील्ड्स थे ज्यूज को वहां पर मार दिया गया था। आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा क्रूरता जो हो गई थी कि हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। नाउ इज स्टेप्स टू डेथ। अब स्टेप्स टू डेथ क्या है? इसमें सबसे पहला हमारा आता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन दैट मीन्स बहिष्कार, 1933 to 1939। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप हमारे साथ में एक नागरिक की तरह, हमारे बीच में एक नागरिक की तरह रह सकते हैं। द न्यूरम्बर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। न्यूरम्बर्ग लॉ सिटीजनशिप के लिए सितंबर 1935 में जो लागू हुआ, उसमें क्या क्या चीजें थी? ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth be German citizens enjoying the protection of the German Empire। सिर्फ जर्मन के रहने वाले वो ही लोग जो जर्मन के ब्लड से रिलेटेड हो, और यहाँ तक कि जर्मन सिटीजन्स जो है वो जर्मन के एम्पायर को प्रोटेक्शन दी जाने वाली वही सिटीजन सिर्फ उन लोगों को ही मिल सकती है जो जर्मन हो या उससे रिलेटेड ब्लड से हो। नाउ सेकेंड इज जो मैरिजेस होती थी जर्मन्स और ज्यूज में, हालांकि ये तो होना ही नहीं है, लेकिन अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाए तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी कि ज्यूज और जर्मन में किसी तरह का कोई भी मैरिज अलायंसेस नहीं होंगी, और एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशनशिप बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम। इसको एक क्राइम की तरह मान लिया गया था। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। ज्यूज को
नेशनल फ्लैग को उड़ाने की या नेशनल फ्लैग को फहराने की जो है पाबंदी लगा दी गई थी। ओनली लीगल मेजर इंक्लूडेड, उसमें कुछ लीगल मेजर इंक्लूडेड थे। बाइकआउट ऑफ जेविश बिजनेस को बाइकआउट कर दिया गया था। एक्सप्लोजन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी उनको भी एक्सप्लोजन, उनको निकाल दिया गया था गवर्नमेंट सर्विसेज से। फोर्स सेलिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज को फोर्सफुली सेल किया जा रहा था और उनकी बिक्री की जा रही थी। दूसरी तरफ ज्यूज प्रॉपर्टीज जो थी वो तहस नहस हो गई थी, उनके घरों को लूट लिया गया। और यहूदी का एक वर्शिप का प्लेस होता है, जैसे हमारे टेम्पल्स वगैरह होते हैं ना, वैसे यहूदी का एक वर्शिप का प्लेस है जिसको बोलते हैं सियानागोगुस, उनको जला दिया गया था और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था प्रोग्राम के अंदर नवंबर 1938 में, जिसको याद किया जाता है द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है लोगों के साथ में ट्रेजेडी हुई है इस चीज़ को लेके। नाउ सेकंड इज गेटो सिएशन 1942-1944। अब आपके पास में रहने का, हमारे बीच में रहने का भी कोई राइट नहीं है। ना तो आप जो है सिटीजन की तरह हमारे बीच में रह सकते हो, ना आप हमारे बीच में रहने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि सितंबर 1941 के अंदर सभी ज्यूज जो थे उनको ये कहा गया कि डेविड द्वारा जो स्टार, येलो स्टार उनको दिया गया है, वो अपनी ब्रेस्ट पे लगाकर घूमे और उनके पासपोर्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स और घरों के बाहर भी आइडेंटिटी मार्क छाप दिया गया था। जर्मनी से उन्हें ज्यूज हाउसेज और ईस्ट में लोड्स और वार्डना जैसी छोटी बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में देखा जाता था। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घरों में एंट्री होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया और कुछ ही टाइम में छोटी छोटी बस्तियों में भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का एक एम्पायर सा बन गया था। नाउ लास्ट थर्ड इज इट इज वेरी हार्शेबल, दैट मीन्स एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स, यानी कि अब सर्वनाश किस तरह से हुआ। एज यू कैन सी दिस पिक्चर्स, piles of clothes outside the gas chambers, and this is the picture of killed while trying to escape. The concentration camps were enclosed with live wire। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइव वायर्स यहाँ पर है। अब ये स्टेप क्या कहता है, यू हैव नो राइट टू लाइव। अब आपको जीने का भी अधिकार नहीं है। पहले तो बीच में रहने का अधिकार नहीं था और अब उनको जीने का अधिकार नहीं है। ज्यूज जो जेविश हाउसेस से थे उनको कैंप्स के अंदर कंसेंशन किया गया और गेटोज जो अलग पार्ट के थे यूरोप के, उनको लाया गया डेड फैक्ट्रीज में मालगाड़ियों के अंदर भर भर के। देखो आप, मतलब कितना लोगों को मारने के लिए मालगाड़ियों में भर भर के लेके आ रहे हैं। और पोलैंड और यहाँ तक कि ईस्ट मोस्ट जो नोटेबली ब्लेजिक है, ऑस्टविट्ज है, सोविबर है, ट्रेबिंका है, चिमांगो है, मैजबिंक है, इन सब जगह पर वहाँ पर जो है वहाँ से लाया गया और इनको गैस चैम्बर्स के अंदर झोंक दिया गया था। बहुत भारी संख्या में लोग जो थे उनको वैज्ञानिक तरीकों से मारा गया था। दैट मीन्स वैज्ञानिक तरीकों के सहारे बहुत लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इट इज सो हॉरेबल, यू नो दैट। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आगे का हमारा फेज आता है यूथ इन नाजी जर्मनी। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।